Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear students, today we are going to discuss the fourth chapter, that is from the diary of Annie Frank from First Flight. आज हम इस चैप्टर के माध्यम से एक ऐसी लड़की की चर्चा करेंगे जो कि विश्व में हुए क्रूरतम अत्याचारों की शिकार थी। उसका परिवार यहूदी परिवार था। जब नाजी सत्ता में जर्मनी में आए तो उनका परिवार छिपने के लिए एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में है वहाँ पर चला गया और वहाँ पर 2 वर्ष रहने के पश्चात उन्हें पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अत्याचार सहे तो वो यहूदी लोग हैं और ऐसा भी माना जाता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बुद्धिमान है तो वो भी यहूदी लोग हैं। आइए इस चैप्टर के माध्यम से जानते हैं कि उस लड़की ने अपनी डायरी में क्या लिखा है। एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर उसके पिता द्वारा एक डायरी भेंट की जाती है और उस डायरी में वो अपने परिवार और विद्यालय में जो उसके अनुभव हुए शिक्षकों के साथ उसको वो नोट करती है। उसके बाद 1945 में उसकी डेथ हो जाती है और जब शांति बहाल हो जाती है उसके पश्चात उसके पिता को वो डायरी उसी कंसंट्रेशन कैंप में यातना शिविर में मिलती है। उसके बाद उसको वो पब्लिश करते हैं। उसके बाद ये पब्लिक में आती है कि उसने डायरी में क्या लिखा था। आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम जानते हैं कि उस डायरी में क्या लिखा था। डियर फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें विपरीत परिस्थिति में भी साहस का परिचय देना चाहिए, धैर्य का परिचय देना चाहिए और जो हमारी रुचि है उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जो एनी फ्रैंक है यातना शिविर में रहने के बाद भी ये एक डायरी लिखती है जो कि बाद में पब्लिश हुई, जिसको कुछ अंश आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। लेट अस बिगिन द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। आप स्क्रीन पर एनी फ्रैंक का फोटो देख सकते हैं। आइए सबसे पहले थोड़ा सा और एनी फ्रैंक के बारे में बताते हैं। अबाउट द ऑथर 1929-1945 Annie Frank was a German Dutch diarist of Jewish heritage. एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 को हुआ था और उसकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में यातना शिविर में कंसंट्रेशन कैंप में हुई थी। एनी फ्रैंक एक जर्मन डच डायरिस्ट थी और वो धर्म से यहूदी थी। डच का मतलब होता है वे लोग जो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी होते हैं, उन्हें हम डच कहते हैं। शी वॉज द मोस्ट डिस्कस्ड ज्यूज विक्टिम ऑफ हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट क्या होता है? हॉलोकास्ट का मतलब है द जेनोसाइड ऑफ 6 मिलियन यूरोपियंस ज्यूज। जो यूरोप में ज्यूज रहते थे, लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया था। उसी घटना को हम हॉलोकास्ट कहते हैं। शी गेन्ड फेम आफ्टर हर डेथ when her diary was published in 1947। जब उसकी डायरी 1947 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, तब उसको ख्याति प्राप्त हुई। एनी बिगेन ईच डायरी एंट्री विद डियर किटी। एनी जब भी डायरी में कोई एंट्री करती थी तो डियर किटी कहकर संबोधित करती थी। नाउ लेट अस नो अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी हीरोइन है चैप्टर की वो कौन है? एनी फ्रैंक, अ यंग ज्यूज गर्ल एंड नरेटर ऑफ द डायरी। एक युवा यहूदी लड़की है और डायरी की नरेटर है। किटी एक काल्पनिक नाम है एनी की जो फ्रेंड है, द फॉर्म ऑफ डायरी। डायरी के रूप में जो एनी की फ्रेंड है उसका एक काल्पनिक नाम है। ऑटो फ्रैंक एनीज के फादर हैं। एडिथ होलेंडर फ्रैंक एनी की मदर हैं। मार्गोट एनी की सिस्टर हैं। मिसेज क्यूप्रस एनीज हेड मिस्ट्रेस, और मिसेज क्यूप्रस जो है एनी की हेड मिस्ट्रेस हैं। मिस्टर कीसिंग एनीज मैथ्स टीचर, और मिस्टर कीसिंग जो हैं एनी के मैथ के गणित के अध्यापक हैं। सेन एनी की मित्र है। लेट अस बिगिन द मेन टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसी लड़की के लिए एक डायरी लिखना एक अजीब सा अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं लिखा है, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में ना तो मैं और ना कोई अन्य व्यक्ति
एक 13 वर्ष की लड़की के विचारों में रुचि लेगा, क्योंकि 13 वर्ष की लड़की के क्या विचार हो सकते हैं, वो क्या लिख सकती है डायरी में, इसलिए उसका ऐसा मानना है कि शायद ना मैं रुचि लूंगी और ना ही कोई अन्य पढ़ने वाला मेरे विचारों में रुचि लेगा। ओ वेल, खैर, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे लिखना अच्छा लगता है और मैं अपने हृदय के विचारों को बाहर निकालना चाहती हूँ, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मेरे हृदय में जो विचार हैं मैं उनको बाहर निकालना चाहती हूँ, इसलिए मैं डायरी लिखना चाहती हूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट, मैंने एक दिन सोचा कि पेपर में लोगों की अपेक्षा अधिक सहनशीलता होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस। ये बात मैंने उन दिनों सोची जब मैं थोड़ी सी हताश थी और मैं अपनी चिन, अपनी थोड़ी पर दोनों हाथों को रखकर बैठी हुई थी, परेशान थी, बोर हो रही थी और सोच रही थी कि मुझे घर पर ही रहना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग। मैं वहीं पर ठहरी हुई जहां पर बैठी थी, विचार मग्न। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। वास्तव में पेपर में सहनशीलता तो होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably will not make a bit of difference. उसने कहा, चूंकि मैं ऐसी कोई योजना नहीं बना रही थी कि कोई मेरी इस सख्त जल्द वाली नोटबुक को पढ़े, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, जब तक कि मुझे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता है, और संभवतः इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब मैं पुनः उसी बिंदु पर वापस आती हूँ जो मुझे प्रथम स्थान पर डायरी लिखने की प्रेरणा देता है। मेरा कोई भी मित्र नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, चूंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्ष की लड़की इस दुनिया में पूर्णतः अकेली है। एंड आई एम नॉट, और वास्तव में मैं हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। मेरे बड़े प्यारे से मम्मी पापा हैं, एक 16 वर्ष की एक प्यारी सी बहन है। उसके अलावा मेरे परिवार में लगभग 30 सदस्य हैं जिन्हें मैं मित्र कहकर बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरा एक पूरा परिवार है, प्यारी सी चाचियां हैं और एक बहुत सुंदर सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। नहीं, ऊपर से देखने में लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब भी मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मौज मस्ती के सिवाय किसी चीज के बारे में नहीं सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। जब भी दोस्तों के साथ होती हूँ तो सिवाय साधारण जो दिन प्रतिदिन की चीजें होती हैं उसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, परिवार के लोग। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही एक समस्या है। मे बी इट इज माई फॉल्ट, हो सकता है इसमें मेरा दोष हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि शायद हम एक दूसरे पर विश्वास ना करते हों। इन एनी केस, खैर, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ऐसी चीजें चल रही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से वो बदली भी नहीं जा सकती है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसी वजह से मैंने डायरी को लिखना शुरू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं में जो वह प्रतीक्षित मेरी मित्र है उसकी इमेज को, उसके चित्र को और बड़ा रूप प्रदान करने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। मैं अन्य लोगों की भांति तथ्यों को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपनी इस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ और मैं इसे अपना मित्र, फ्रेंड किटी कहकर बुलाना चाहती हूँ।
Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I was to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. हालांकि मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ, चूंकि कोई भी मेरे द्वारा किटी को बताई हुई कहानियों पर विश्वास नहीं करेगा, उसको समझेगा नहीं। यदि मैं एक साथ किटी को अपनी कहानी सुनाने लगूं और आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो मैं चाहती हूं कि मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में परिचय आपको दूं, जो कि मैं आपको बताना नहीं चाहती। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी, जितने पिता मैंने आज तक देखे, सबसे ज़्यादा पूजनीय। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। मेरे पिताजी ने तब तक शादी नहीं की मेरी माँ से जब तक वो 36 के और मेरी माँ 25 वर्ष की ना हो गई। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926। मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हुआ था। I was born on 12 June 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। I lived in Frankfurt until I was 4। जब मैं 4 वर्ष की तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। My father emigrated to Holland in 1933। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड रहने के लिए चले गए। My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September। मेरी माँ एडिथ होलेंडर फ्रैंक उनके साथ सितंबर में हॉलैंड में रहने के लिए गई। While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। और मुझे और मेरी सिस्टर मार्गोट को दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिया गया। Margot went to Holland in December and I followed in February। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई और उसके बाद फरवरी में मैं हॉलैंड चली गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। और तब मुझे मार्गोट के सामने उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, टेबल पर रख कर दे दिया गया कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, एनी आपके लिए बर्थडे प्रेजेंट है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने तुरंत ही वहाँ पर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और मैं वहाँ पर तब तक पढ़ी जब तक कि मैं 6 क्लास में ना आ गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। जिस विद्यालय में मैंने प्रथम श्रेणी से फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू किया था, मैं वहाँ पर 6 क्लास तक पढ़ी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कीप्रस द हेड मिस्ट्रेस। 6 क्लास में मेरी जो टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस मिसेस कीप्रस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। वर्ष के अंत में जब हम एक दूसरे से, मतलब मिसेस कीप्रस से एनी फ्रैंक जब विदाई ले रही थी, तो दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों काफ़ी रोए, जो कि काफ़ी हृदय विदारक सीन था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जो बर्थडे है हल्के फुल्के सेलिब्रेशन के साथ व्यतीत हो गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। दादी माँ की मृत्यु जनवरी 1942 में हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी इस बात को नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ और मैं अभी भी उनसे कितना प्रेम करती हूँ। दिस इज बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। जो 1942 में मेरा बर्थडे मनाया गया, वो उस उद्देश्य से मनाया गया एक दूसरे की क्षतिपूर्ति के। दादी माँ की कैंडल के साथ साथ, या मेरी बर्थडे कैंडल के साथ साथ दादी माँ की भी कैंडल्स जलाई गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम सभी चारों अच्छा कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th जून एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और अब मैं 20 जून 1942 पर आती हूँ। तब मैं अपनी इस डायरी के प्रति पूर्ण समर्पण को व्यक्त करती हूँ कि मैं इस डायरी में जो भी लिखूंगी सही लिखूंगी, सत्य लिखूंगी। उसके प्रति वो अपने समर्पण को व्यक्त करती है। क्या कह के कॉल करती है वो डायरी को? डियरेस्ट किटी, प्रियतम किटी। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी क्लास कांप रही है। द रीजन, कारण क्या है? ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। कारण क्या है वास्तव में? कि
जो अगली मीटिंग होनी है टीचर्स की, उसमें डिसाइड होगा कि कौन सा छात्र अगली क्लास में जाएगा और कौन सा छात्र इसी क्लास में इस वर्ष पढ़ेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आदि जो कक्षा के छात्र हैं वो शर्त लगा रहे हैं। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिलीज एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे दो लड़के बैठे हुए हैं, तो जीएन और मैं उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंसते हैं। सीएन एंड जैक्स, कौन कौन है वो? सीएन एंड जैक्स, दो लड़के, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, उन्होंने अपने छुट्टियों में जो बचत की थी गर्मियों की छुट्टी में, वो पूरी की पूरी दाव पर लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेकर शाम तक क्या चलता रहा कि तुम पास होने वाले, क्यों? वो कहता है कि नहीं नहीं मैं पास होने वाला नहीं, फिर कहते नहीं नहीं तुम पास हो जाओगे, फिर कहता है कि नहीं नहीं मैं पास होने वाला नहीं। ऐसी ही चर्चाएं चलती रही। इवन these bleeding glances and my angry outbursts can't calm them down, यहाँ तक कि जी का उनको घूर कर देखना और मेरा उन पर क्रोध व्यक्त करना उन दोनों लड़कों को शांत नहीं कर सकता था। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, इतने मूर्ख लड़के हैं क्लास में कि अगर वास्तव में रिजल्ट बनाया जाए तो 25% लड़के, मतलब 100 में से 25 लड़के उसी क्लास में पढ़ने के लायक हैं, ऐसा एनी का मानना है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन उसका ये भी मानना है कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वो अध्यापक होते हैं, ऐसा एनी का मानना है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपनी सहेलियों के बारे में और अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी शैल मेक इट, हम इस पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, सिर्फ एक विषय था जिसके बारे में आश्वस्त नहीं हूँ, वो क्या है? मैथमेटिक्स, गणित। एनी वे है, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम कर भी क्या सकते थे सिवाय प्रतीक्षा के। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हम एक दूसरे को ढाढ़स बताते रहे कि आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए, रिजल्ट आने का इंतजार करना चाहिए, इतने परेशान क्यों हो, इस तरह से हम एक दूसरे को समझाते रहे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरी सभी शिक्षकों के साथ अच्छी पड़ती है। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women, टोटल 9 टीचर्स हैं, इसमें से 7 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ, was annoyed with me for ages because I talked so much. मिस्टर कीसिंग, जो कि ओल्ड फॉगी का मतलब क्या है? पुराने विचारों वाले। मिस्टर कीसिंग जो कि पुराने विचारों वाले हैं, वो मुझे मैथ पढ़ाते हैं और वो मुझसे नाराज थे बहुत लंबे समय से, क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कई बार चेतावनी देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स, उन्होंने मुझे एक निबंध दिया बातूनी पर लिखने के लिए। चैटरबॉक्स का मतलब बातूनी। अ चैटरबॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, बातूनी के विषय में आप क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। आई डिसाइडेड, ऐसा मैंने सोचा। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने इस टाइटल को अपनी नोटबुक में लिख लिया, शीर्षक को लिख लिया कि मुझे बातूनी पर निबंध लिखना है। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और इसको मैंने अपने बैग में रखा और मैं शांत बनी रही। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, उस शाम मैंने अपना गृह कार्य समाप्त करने के पश्चात मेरी नज़र उस शीर्षक पर पड़ी जो मैं लिख कर लाई थी। क्या लिख कर लाई थी? बातूनी पर निबंध लिखना है। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अपने फाउंटेन पेन की जो नोक है उसको मुंह में चबाते हुए मैंने सोचना आरंभ किया। किस विषय पर? बातूनी विषय पर। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कोई भी स्पेस दे देकर उसको लिख सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। चालाकी इस बात में थी कि मुझे प्रमाणित करना था कि बात करना कितना आवश्यक होता है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैं सोचती रही और यकायक मेरे मस्तिष्क में विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, मैंने 3 पेज लिखे, मिस्टर कीसिंग को दिए और वो संतुष्ट थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट
and that I would do my best to keep it under control. मैंने तर्क दिया कि बात करना छात्र का स्वाभाविक गुण होता है और मैं इसको अपने नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयास करूंगी। आगे क्या कहा, बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. दूसरी बात उसने क्या कही कि मैं पूर्णतः इसका इलाज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ भी अगर जितनी मैं बात करती हूँ उतनी ही बात करती है, अगर मुझसे ज़्यादा नहीं करती है तो मतलब उनको भी बोलने की आदत है। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और विरासत में जो गुण प्राप्त होते हैं उसमें आप बहुत कुछ चेंज नहीं ला सकते, तो मुझे विरासत में बात करने का गुण प्राप्त हुआ है। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर कीसिंग मेरे इस तर्क पर बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीजर टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन अगले ही लेसन में जब मैंने बात करना जारी रखा, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, उन्होंने मुझे फिर एक ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉर्जिबल चैटरबॉक्स। इस बार उन्होंने किस पर निबंध लिखने को दिया, एन इनकॉर्जिबल चैटरबॉक्स, ना सुधारा जा सकने वाली बातूनी, इस पर आप निबंध लिखकर लाइए, ऐसा एनी फ्रैंक को उन्होंने दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने यह भी उनको लिखकर दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और 2 पीरियड तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, काफ़ी हो गया था, मैं काफ़ी बात करने लगी थी। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एनी फ्रैंक क्लास में बात करने के लिए राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा कि एक निबंध लिखिए, क्वैक क्वैक क्वैक। क्वैक क्वैक कौन करता है, बतख करती है, तो उन्होंने क्वैक क्वैक पर निबंध लिखने के लिए एनी फ्रैंक को दे दिया। द क्लास रॉयर्ड, पूरी क्लास की हंसी छूट गई। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटरबॉक्स, यद्यपि मेरी जो चालाकी थी, मेरी जो बुद्धिमत्ता थी चैटरबॉक्स पर लिखने की, वो समाप्त हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब उचित समय था कि मैं कुछ ओरिजिनल लिखूं, कुछ और इस पर लिखूं। माई फ्रेंड सेन हु इज गुड एट पोइट्री, मेरी एक सहेली है, उसका नाम सेन है, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी, मतलब काव्य में बहुत अच्छी है, कविताएं लिखने का उसको शौक है, कविताएं लिखना वो जानती है। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जंप फॉर जॉय, उसने मुझसे ऑफर दिया कि मैं इसको कविता के रूप में लिखती हूँ, जो उन्होंने ऐसे दिया है कविता के रूप में तुम्हारी लिखने में मदद करती हूँ, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। मिस्टर कीसिंग कोशिश कर रहे थे मेरा मजाक उड़ाने की इस हास्यास्पद विषय पर निबंध लिखकर देकर, लेकिन मैं निश्चित थी कि मैं उनका मजाक उड़ा रही थी। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी पोएम लिखना बंद कर दिया, कंप्लीट कर ली। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, यह काफ़ी सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबीज ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। यह एक मादा बतख और फादर स्वान, स्वान का मतलब हंस, नर बतख की कहानी थी जिसके 3 बच्चे हैं। वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे, तो फादर ने तीनों बच्चों को काट काट कर मार डाला था। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well। उन्होंने अपनी उसमें टिप्पणी जोड़ी और जोड़कर कई अन्य क्लासों में उस पोएम को पढ़ा। Since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework। तब से मुझे बात करने की इजाज़त दे दी गई और मुझे उसके बाद कोई भी अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। आजकल मिस्टर कीसिंग मजाक करते हुए घूमते हैं। योर्स एनी, और लास्ट में उसने क्या लिख दिया, आपकी एनी, डायरी के अंतिम पेज पर उसने लिख दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नाउ आई विल सी यू in next video with another new chapter. Till then, bye.